हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गम स्कॉलर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अमेलगमेशन। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड ये कह सकते हो कि एक चैप्टर आपका कॉम्प्रिहेंसिव है। सो देखिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड ये चैप्टर जो है आपका एनईपी के अकॉर्डिंग जो है, देखिए ये 24 मार्क्स का भी आ सकता है एंड 12 मार्क्स का भी आ सकता है, राइट। अब वो डिपेंड करता है जो क्वेश्चन पेपर सेटर हैं वो किस तरह के रखते हैं। सो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑल अबाउट अमलगमेशन। आपको ऑब्वियसली मीनिंग पता होगा बट आपको इसके क्रक्स का नहीं पता होगा। दैट मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी कैसे होती है, राइट। पहले इसकी थ्योरी समझते हैं व्हाट इज़ ऑल अबाउट अमलगमेशन। देखिए अमलगमेशन बेसिकली ये देखा जाए तो इसको हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं कि अमलगमेशन को हम जो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, मर्जर भी बोल सकते हैं एंड एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। पहले हम इसको इन डिटेल पढ़ते हैं व्हाट इज़ ऑल अबाउट अमलगमेशन एग्जाम्पल के साथ। देखिए पहला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दो कंपनी यहाँ पर एक्स लिमिटेड एंड वाई कंपनी एंड वाई लिमिटेड बेसिकली क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है किसको, एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। सो दैट मीन्स एक्स लिमिटेड को क्या बोलेंगे हम, ओल्ड कंपनी एंड वाई लिमिटेड क्या बोलेंगे हम, न्यू कंपनी। बट अकाउंटिंग में इसको हम डिफरेंट इसकी टर्म्स होती हैं। दैट इज़ जो ओल्ड कंपनी है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर कंपनी एंड जो न्यू कंपनी होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरी कंपनी। मीन्स जो कंपनी टेक ओवर कर रही है उसको बोलते हैं हम न्यू कंपनी और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। और जिसके एसेट्स या जिसके लायबिलिटीज़ या जिस कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा है, ठीक है, तो वो होगी हमारी पुरानी कंपनी और इसको बोलते हैं हम ट्रांसफरर कंपनी, राइट। तो ये पहला केस है कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो हम क्या बोलते हैं, अमालगमेशन, या इसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मीन्स एक दो कंपनी है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दोनों कंपनी मर्ज हो गई है। अब एक नई कंपनी के साथ जो उनको बिजनेस चल रहा है उसको बोलते हैं हम ए बी लिमिटेड। तो ये जो दो कंपनी है वो क्या बनेगी, ट्रांसफरर कंपनी एंड जो न्यूली जो कंपनी बनेगी उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरी कंपनी। दैट मीन दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल फॉर अमेलगमेशन। नाउ थर्ड, मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और एक एक्स वाई लिमिटेड कंपनी है। दोनों कम एक्स वाई लिमिटेड कंपनी कर रही है, एक्स लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है, क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो एक्स वाई लिमिटेड यानी कि वो बोल रही है कि ये हम बड़ी कंपनी है तो हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि हमारी कंपनी जो है एब्जॉर्ब करने के बाद भी जो है इसी सेम कंपनी के साथ उसको हम आगे आगे बढ़ाएंगे। तो जो एक्स वाई लिमिटेड कंपनी उसको बनेंगे हम ट्रांसफरी कंपनी और उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी, राइट। सो दीज आर दी फोर एग्जांपल्स ऑफ द अमलगमेशन, यानी कि कौन कौन से केस में हम इसको जो है अमलगमेशन बोला जाता है, राइट। अब सवाल उठता है कि अमलगमेशन क्यों, यानी कि अमलगमेशन करा ही क्यों जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है भाई, अगर मान लीजिए अमलगमेशन एक कंपनी दूसरी कंपनी कर रही है तो क्या रीज़न हो सकते हैं, दैट इज़ बिजनेस एक्सपें बिजनेस एक्सपेंशन, या फिर कह सकते हैं कि कैपिटल प्रिसिशन, और क्या हो सकते हैं, हम हो सकते हैं दैट इज़ टू रिड्यूस कंपटीशन। सर कंपटीशन कैसे रिड्यूस होता है, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जैसे देखिए हमने इस केस में देखा था भाई, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड कंपनी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो मार्केट में तो एक ही कंपनी रहेगी, पहले दो कंपनी जब एक कंपनी होगी तो मार्केट में क्या कंपटीशन कम हो गया, राइट। और हो सकता है टू इंक्रीज कंपटीशन, मार्केट में से कंपटीशन भी क्रिएट हो सकता है, दोनों तरीके हो सकते हैं, राइट। तो ये है अमलगमेशन, कि अमलगमेशन क्यों किया जाता है। अब देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। क्या ऐसे ही बस बोल दिया ऐसे ही टेक ओवर कर लेगी, नहीं, कोई डील भी तो दोगी, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो टेक ओवर कर रही है कुछ इन रिटर्न कंसिडरेशन भी पे होता होगा, राइट। तो उसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन,
क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। उसका मतलब क्या हुआ, द प्राइस इज टू बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन, फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन, राइट। दैट मीन्स जो फाइनल डील प्राइस होती है बिटवीन द टू कंपनीज फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन, ठीक है, और जो ट्रांसफरी कंपनी, जो ट्रांसफर कंपनी को जो अमाउंट पे करती है उसको बोलते हैं हम परचेज कंसिडरेशन, राइट। अब पर मेनली देखो, आपको इस चैप्टर में मेनली जो है मेन जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। दैट मीन जब तक आपको ये नहीं पता हो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है या मर्ज हो रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, तो कौन सी प्राइस पे हो रहा है, जब तक आपको यही ना पता हो तो अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड ही क्या करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसको रिकॉर्ड करने में कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना। तो उसको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए ब्रॉडली हमारे पास दो मेथड हैं। एक होता है नेट पेमेंट मेथड, और एक होता है आपका दैट इज नेट एसेट मेथड। दो मेथड होते हैं, लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान रखना, नेट पेमेंट मेथड इज ऑलवेज मोस्ट प्रेफरेबल मेथड। देखिए होता क्या है, वैसे तो कोई क्वेश्चन में आपको जो है कभी भी एग्जाम में गिवन नहीं होगा कि परचेज कंसिडरेशन आपको किस मेथड से निकालना है। दैट मीन्स आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको नेट पेमेंट मेथड फॉलो करना है या नेट एसेट फॉलो करना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, आइडेंटिफाई कैसे करना है। बट हमेशा देखना, मान लीजिए अगर आप जो है परचेज कंसिडरेशन दोनों मेथड से निकाल पा रहे हो, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह दी है कि आप कोई भी मेथड फॉलो करो, आप परचेज कंसिडरेशन आपके हाथ में आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि अगर दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो ऑलवेज गो फॉर नेट पेमेंट मेथड। क्यों सर? वो ईजी है इसलिए, ठीक है। और मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। चलिए पहले मेथड पर पढ़ने की जाए, दैट इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। देखिए नेट पेमेंट मेथड मतलब क्या है, दैट इज द इट इज द फाइनल अमाउंट पेबल बाय ट्रांसफर, पेबल बाय ट्रांसफर कंपनी टू दी ओनर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। देखिए मैं इसका एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जो है एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए वो सेकेंड गाड़ी किसकी है, मान लीजिए वो मैं ये मेरी है, मैं ओनर हूँ, और आप मुझसे जो है वो सेकेंड गाड़ी जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने गाड़ी का अमाउंट बताया कितना, सपोज़ 10 लाख रुपीज़ मैंने ये अमाउंट बताया। अब आप इसको लेने के लिए रेडी हो गए और आपने मुझे इसकी जो पेमेंट करी वो आपने मुझे पेमेंट कर दी 10 लाख की, ठीक है। दैट मीन्स अब मैंने जो ओनरशिप की जो जो पहले मेरे पास थी ओनरशिप वो मैंने आपके नाम ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आपने 10,000 किसी ब्रोकरेज को पे किए होंगे, ठीक है, या कोई आपने कुछ छोटा-मोटा कुछ जो है आपने खर्चा भी किया होगा, तो आपके ओवरऑल जो खर्चा है वो कितना हो गए इन एडिशन टू दिस, दैट मीन्स 15,000, राइट। अब सवाल उठता है कि नेट पेमेंट मेथड में क्या करें, हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं टू कैलकुलेट दी परचेज कंसिडरेशन, कि ट्रांसफ़र कंपनी को कितना पे करे उसको उसको टेक ओवर करने के लिए, राइट। तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्जांपल मैंने क्या बताया, मान लीजिए गाड़ी मेरे पास है, गाड़ी की मैंने कीमत बताई 10 लाख रुपए है। अगर आपको लेना है तो बताओ। आप रेडी हो गए, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए, लेकिन 10 लाख रुपए के अलावा आप पे और भी खर्चे हो गए, चाहे वो मेंटेनेंस के हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हों, चाहे वो इंश्योरेंस के हों, चाहे वो ओनरशिप ट्रांसफ़र के हों, कुछ भी हो, लेकिन वो खर्चा बियर आपको करना तो और आपने ही किया है। मान लीजिए आपने टोटल खर्चा कर दिया 15,000 का, मान लीजिए आपने टोटल खर्चा कर दिया 15,000 का। अब सवाल उठता है कि परचेज कंसिडरेशन में क्या आएगा। देखिए नेट पेमेंट मेथड में आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है कि जो पेमेंट आप करने जा रहे हो वो किसको कर रहे हो। अगर आप ओनर को कर रहे हो तो ही वो जो है परचेज कंसिडरेशन में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि जो ओनर जो अमाउंट लेके अपने घर चला जाए, दैट इज द फाइनल परचेज कंसिडरेशन, दैट्स इट। उसके अलावा चाहे आप किसी कोई भी पेमेंट कर रहे हो, वो परचेज कंसिडरेशन में काउंटेबल नहीं है। क्या मतलब हो सर? मतलब ये जो आपने गाड़ी मुझसे खरीदी थी, आपने मुझे 10 लाख रुपए की पेमेंट करी, ये मेरे पास आया और मैं उसको लेके घर चला गया। अब इसके अलावा आपने जो भी खर्चे किए हों, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट कितना हो, दैट इज रुपीज़ 10 लाख। तो देखिए ये लिखा हो, दैट इज इट इज़ ए फाइनल अमाउंट पेबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ओनर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी।
देखिए हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो ओनर तो हमें उनमें कंपनी के अंदर देखना है। कंपनी के अंदर आपको पता है कि ओनर्स कौन होते हैं, मेनली दो ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दैट मीन्स पहले अगर आपको नेट पेमेंट मेथड फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको किसको ढूंढना होगा, ओनर को, क्योंकि डील के पैसे तो उसी को देने हैं, राइट। तो ओनर कौन है यहाँ पर, दो ओनर है, दैट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट। अब याद रखना इसको आप चाहे कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, किसको सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्यों, क्योंकि सर ये ओनर्स हैं। अब चाहे इनको आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, या आपने कैश पेमेंट कर दी। मतलब सर मान लीजिए आप पुरानी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर थे, मैंने आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, अब मैंने बोला कि मैं आपको इतने नंबर ऑफ शेयर अपनी कंपनी के ऑफर करता हूँ, ठीक है। तो इक्विटी के बदले मैंने इक्विटी दे दिए, तो वो परचेज कंसिडरेशन में काउंट होगा। सर अगर मान लीजिए आपने उसको डिवेंचर दे दी तो भी काउंट होगा, कैश दिया तो भी काउंट होगा, इक्विटी के बदले इक्विटी दिए तो भी काउंट होगा, इक्विटी के बदले अगर प्रेफरेंस शेयर दूंगा तो भी काउंट होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसलिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि दैट इज़ द फाइनल पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी फरी कंपनी टू द ओनर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ओनर्स, ओनर्स को पेमेंट की है। अब ओनर्स को आप चाहे कुछ भी पेमेंट करो, चाहे शेयर्स के बदले शेयर्स दो, चाहे डिबेंचर्स दो, चाहे कैश दो, कुछ भी दो, वो सब आपका परचेज कंसिडरेशन में काउंट होगा, सीधी सी बात। तो नेट पेमेंट मेथड में आपको ढूंढना है ओनर्स, और ओनर्स को जो पेमेंट करने जा रही है दैट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, दैट्स इट, राइट। चलिए इस पे बेस क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर, ए लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, यानी कि ये कौन सी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है और ये ट्रांसफरर कंपनी है। इफ द कंसिडरेशन फॉर दिस इज टेकन ओवर of trade liabilities 2 lakh, the payment of cost of acquisition amounting to rupees 50,000, discharge of debenture of rupees 5 lakh at a premium of 10% by issuing 12% debentures in A Limited. Okay, payment of rupees 5 per share in cash and issue 2 fully paid rupees 10 share at rupees 40 per share for every equity share in B Limited. Alright. The share capital in B Limited consists of one lakh equity shares of rupees 10 each. देखिए मैंने आपको क्या बताया, आपको निकालना क्या है, आपको सबसे पहले निकालना है परचेज कंसिडरेशन। हम इसकी बात कर रहे हैं मेनली। परचेज कंसिडरेशन में पहले आपको किसकी प्रेफरेंस देनी है, नेट पेमेंट मेथड को, और इसके लिए आपको ढूंढना होगा किसको, ओनर्स को। ओनर्स आपके पास दो हैं, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको आप कुछ भी पेमेंट करोगे वो सब आपका जो है परचेज कंसिडरेशन में काउंट होगा, राइट। तो देखिए पहले क्या बोला कि कंसिडरेशन फॉर दिस टेकिंग ओवर ट्रेड लायबिलिटी, यानी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की लायबिलिटी से लिए 2 लाख रुपए की। क्या हमें इसका इससे को मतलब है, नहीं, इररिलेवेंट है। आगे लिखा हुआ है द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटिंग रुपीज 15,000, यानी कि ए लिमिटेड ने जो है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन के 50,000 उन्होंने बी ए करे हैं। किसने बी ए करे हैं, ए लिमिटेड ने। क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड का कोई ओनर है, नहीं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो ओनर है नहीं। तो पहले आपको ढूंढना होगा ओनर। क्या लिखा हुआ है आगे, डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 5 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाई इशूइंग 12% डिबेंचर्स इन ए लिमिटेड। क्या बोला हुआ है कि जो ए लिमिटेड ने क्या करा, बी लिमिटेड के डिबेंचर्स भी लिए होंगे, ठीक है, तो उन्होंने उनको क्या करा, उसको डिस्चार्ज करा एट प्रीमियम पे और अपनी कंपनी के नए डिबेंचर इशू कर दिए। अब आपको पता है कि डिबेंचर होल्डर जो ओनर्स नहीं है तो इस उनकी कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो आपको देखना ही नहीं है। आगे लिखा है ए लिमिटेड पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर इन कैश and issue two fully paid of rupees 10 per share at rupees 40 per share for every equity share in B Limited। यानी कि अब बात हो रही है इक्विटी शेयर होल्डर की, तो वो ओनर है, उनको मिल क्या रहा है, उनको दो चीज़ें मिल रही है, एक तो कैश भी मिल रहा है और इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। पहले कैश कितने मिल रहा है, कैश मिल रहा है रुपीज़ 5 पर शेयर, कितने शेयर हैं टोटल, 1 लाख, तो 5 लाख रुपये का तो कैश ही दे दिया, बातें खत्म होगी। इसके बाद उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। शेयर्स देके कैसे निकलना है पर, 5 लाख रुपये कैश दे दिया, शेयर कैसे दे रहे हैं, 1 लाख रुपए के शेयर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू हैव 1 शेयर वी विल इशू टू शेयर, यानी कि नई कंपनी के आपको हर एक शेयर पे आपको 2 शेयर मिलेंगे, राइट। कितने पे ऑफर किया, 40 रुपीज़ पे पेमेंट किया, ठीक है, मार्केट वैल्यू पे दे रहे हैं, यानी कि वो प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 80 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ रुपीज़
85 लाख, दैट्स इट, राइट। याद रखना क्लास, ये 40 रुपीज़ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पेमेंट जो नई कंपनी यानी कि जो ट्रांसफर कंपनी है, उसने ट्रांसफ़र कंपनी को जो है वो कैश भी दे रही है, और इन एडिशन टू दिस कंपनी जो इक्विटी शेयर भी दे रही है। लेकिन जब इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंपनी मेजरली जो है वो मार्केट वैल्यू पे ही उसको जो है ऑफर देती है, राइट। चलिए, नेक्स्ट मेथड आपका दैट इज कॉल्ड नेट एसेट मेथड। देखिए, नेट पेमेंट मेथड हमने देखा, ओनर्स को जो भी पेमेंट करी है दैट इज टू बी काउंटेबल फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड नेट एसेट मेथड। कुछ नहीं करना, आपको नेट एसेट मेथड सजेस्ट, नाम से सजेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स माइनस दी नेट लायबिलिटीज। पहले आपको देखना सारे एसेट्स को ऐड करना है एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। कौन कौन से होते हैं? दीज आर द फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है। दैट मीन्स वो एसेट जो कंपनी ने का इंटेंशन नहीं था क्रिएट होने का, जो अपने आप ही क्रिएट हो गई, राइट। जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, आपके डिस्काउंट ऑन इशू शेयर्स हो गया, प्रॉफिट या डेबिट बैलेंस, यानी कंपनी को लॉस हो गया तो वो कंपनी की एसेट बन गई। कौन सी एसेट बन गई? फिक्टिशियस एसेट बन गई, यानी कंपनी का इंटेंशन नहीं था उसको क्रिएट करने का, लेकिन वो हो गया, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? फिक्टिशियस एसेट। जैसे जब आप एसेट को, सारी एसेट को काउंट करोगे तो उसमें किसी भी तरह की कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगी। देन ऑल लायबिलिटीज, सारे एसेट्स लायबिलिटीज को माइनस करोगे एक्सेप्ट कौन? ओनर्स, यानी कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सब कुछ आएगा, राइट। तो वो माइनस करके जितने भी लायबिलिटीज है कि वो आपको लिखना है। सो नेट एसेट्स माइनस नेट लायबिलिटीज, राइट। बस आपके हाथ में जो अमाउंट आया वो क्या है? नेट एसेट मेथड, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू परचेज कंसिडरेशन, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, गिवन बिलो द बैलेंस शीट of AV Limited as on 31st of March 2020, on which date all of its assets and liabilities were taken over by CD Limited। यानी कि CD Limited जो है AV Limited के सारी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। इक्विटी शेयर्स गिवन है आपको, लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन है आपको, ट्रेड ले पेबर्स गिवन है, एसेट्स में गिवन है आपको प्लांट मशीनरी, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर एसेट्स। नोट्स टू अकाउंट गिवन है आपको। अगले का है CD Limited अग्री टू इशू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 12% डिवेंचर्स 12% debentures to the debenture holders of AB Limited at par। देखिए, मैंने आपको बताया आपको जो भी क्वेश्चन गिवन हो आपको पहले निकालना है दैट इज़ द परचेज कंसिडरेशन अमाउंट, और उसके लिए आपको देखना है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड। मैंने आपको बताया पहले आप जाओगे नेट पेमेंट की तरफ, और उसके लिए आपको ढूंढना होगा किसको? शेयर होल्डर्स को, यानी कि ओनर्स को। तो यहाँ पर जो है कंपनी बोल रही है कि जो डिबेंचर होल्डर को, ये जो एवी लिमिटेड के हैं, तो कंपनी अपने ही कंपनी में क्या करे? 12% डिबेंचर इशू कर रही है। तो डिबेंचर होल्डर तो होल्डर जो है वो ओनर्स है नहीं, तो इस पेन की कोई रिलेवेंस नहीं है, काम ही खत्म। ए पे आते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यूज, एनसीडी लिमिटेड इशूज 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड एंड द बैलेंस इन कैश। देखिए क्लास, याद रखना, मान लीजिए आपको जो है दोनों मेथड गिवन है, दैट इज नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट मेथड। अगर दोनों की, अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको ऑलवेज जाना है नेट पेमेंट मेथड की तरफ। लेकिन मान लीजिए दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिसिंग में देने की है, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। अगर आप केस 1 में ध्यान से देखोगे तो वो केस 1 में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली, ठीक है, AB लिमिटेड की। तो उसके बदले CD लिमिटेड क्या कर रही है? 2 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है एट पार पे, और साथ में साथ उसको कैश दे रही है बैलेंस में। अब इक्विटी शेयरहोल्डर को सब काउंट होगा, चाहे वो कैश हो चाहे वो नॉन कैश हो, सब कुछ काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर लिख दिया बैलेंस इन कैश, लेकिन कितना कैश हमें बताया नहीं, तो वो निकालना होगा।
तो इसका मतलब अब इस केस में आप नेट पेमेंट की तरफ आप जा नहीं सकते। सो इसका मतलब अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट मीन्स नेट एसेट मेथड, हम उसकी तरफ ही फॉलो करेंगे। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि नेट और एसेट्स लायबिलिटीज़ को जो है कंपनी ने बुक वैल्यू पे इसको टेक ओवर किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी एसेट्स को ऐड करेंगे, सारे लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे बुक वैल्यू पे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखिए सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया, सारी लायबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया, माइनस करने के बाद आपके पास आ गया नेट एसेट, दैट इज़ 23 लाख, राइट। अब देखिए आपके पास नेट एसेट आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा था कि कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स भी इशू कर रही है और इन्हीं को कंपनी जो है कैश भी इशू कर रही है, लेकिन हमें कैश निकालना है, तो कैश कैसे निकालोगे। देखिए नेट एसेट आपके पास आ गया 23 लाख, दैट मीन्स परचेज कंसिडरेशन आपके पास आ गया 23 लाख का। अच्छा, सॉल्यूशन तो मैंने किया हुआ है, यहाँ देखिए परचेज कंसिडरेशन 23 लाख का हो गया, इसमें से शेयर इशूड माइनस कर दिया, तो बैलेंस कितना क्या पे क्या कर रही है कंपनी, इक्विटी शेयर को 3 लाख रुपए का कैश पे कर रही है, दैट्स इट, ईजी है। सेकंड केस देखिए यहाँ पर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट द फॉलोइंग अमाउंट्स, यानी कि अब कंपनी यहाँ पर जो है स्पेसिफिक बता रही है कि कौन से एसेट्स को कौन से वैल्यू पे टेक ओवर किया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी को टेक ओवर किया है 7 लाख पे, फर्नीचर को 4 लाख पे, स्टॉक को 24 लाख पे, ट्रेड रिसीवेबल को 90% ऑफ दी बुक वैल्यू पे किया है, ट्रेड पेबल जो है 5% डिस्काउंट देना है, मिलेगा सॉरी हमें। देन सी डी लिमिटेड ने जो है 1.5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इशू भी किए हैं ₹10 ईच पर, एंड बैलेंस ऑफ द परचेज इन कैश, यानी कि अब फिर से हमें जो है यहाँ पर नेट पेमेंट मेथड में पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब अब हमें फिर से जो है नेट एसेट मेथड को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे एसेट्स को मैंने ऐड कर दिया, सारे लायबिलिटीज़ को मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, आपके पास परचेज कंसिडरेशन आ गया कितना, 22,20,000। तो ये क्या बन गया आपका परचेज कंसिडरेशन, इसमें से इक्विटी शेयर कितनी इशू कर रही है कंपनी, 1.5 लाख के, फेस वैल्यू कितनी है 10 लाख, तो टोटल कितना होगा 15 लाख, वो माइनस कर दिया। सो दैट बैलेंस कितना पे कर रही है कंपनी, 7 लाख 20,000, दैट्स इट, राइट। मेक श्योर क्लास, यहाँ पर मैंने सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पे इसको लिया है, राइट। बट सॉरी सॉरी बुक वैल्यू पे नहीं, यानी कि जो मार्केट वैल्यू पे लिया है, यानी जो स्पेसिफिक में गिवन है उसको मैंने मार्केट वैल्यू पे ले लिया, और जो नहीं है उसको मैंने बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, दैट्स इट, राइट। सो क्लास आई होप आपको जो है फर्स्ट टू क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, राइट। देखिए मैं अभी फर्दर और वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, बट फॉर द टाइमिंग आप जो है इसके बेसिक को अच्छे से पढ़िए, राइट। थैंक यू एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल।